डॉक्टर साहब फरिया अदरीस साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। और सवाल फिर वही है जो हमारे लिए बड़ी खबर ये है कि बल्कि पूरी दुनिया इस पर देख रही है और ये हमेशा इनको मुंह की खानी पड़ती है। फरिया साहब, मैं भारत की बात कर रहा हूँ। जैसे भारतीय कांग्रेस ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरा इसराइल पर शदीद तनकीद की और डॉक्टर साहब अभी फरमा रहे थे कि इनका कोई लेना देना इसमें नहीं है, लेकिन एवं ये अपने नंबर बढ़ाने के लिए भारत जो है वो काम कर रहा है। भारतीय अवाम और मोदी ये दोनों अलग अलग रास्ते पर हैं। तो ये जो मोदी को मुंह को खानी पड़ती है हमेशा की तरह, इसके बावजूद वो बाज नहीं आते, तो इस तरह तो इनका सफारती अमल जो है वो बहुत ज्यादा डैमेज हो रहा है। बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट इस हवाले से है कि भारत का नेक्सस एक परसेप्शन बनाने की भरपूर कोशिश की। आप देखिए किस किस्म की इमेजेस इसराइल, मोदी जी पहले वज़ीर आज़म बन गए जो इसराइल में 2 दफा चले गए, तो उनको वहां पर बहुत ज्यादा पजीराई भी मिली। आपने अगर माइकल सुबलमैन की ट्वीट देखी होगी, वो एक एनालिस्ट है और खासतौर पर साउथ एशियन एंड मिडल ईस्ट के ऊपर काफी राय रखते हैं। उन्होंने भी जिक्र किया कि जो ये हालिया दौरा है कि दिस इन एन आई, तो परसेप्शन तो बन चुका है कि जो एक किस्म की हालिया डेवलपमेंट है उसमें भारत का जो है बहुत क्लोज है इसराइल के साथ। लेकिन अब ये बात भी इम्पोर्टेंट है कि जो इस वक्त हो रहा है ईरान के साथ, इसराइल, ईरान एंड उसमें यूएस भी शामिल है, उसमें इंडिया बिला वजह अपने आप को इम्पोर्टेंट बनाने के लिए कूदने की कोशिश कर रहा है। उनका इससे डायरेक्ट कहीं भी लिंक नहीं है, क्योंकि एक वजह ये है कि पिछले कुछ महीनों में खासतौर पर मार्का हक के बाद इतनी तेजी से भारत इररेलेवेंट होना शुरू हुआ है और एक्सपोज होना शुरू हुआ है। आप देखें ये सिलसिला तकरीबन पिछले 2-2.5 साल से चल रहा है। जब कनाडा में सिख असैसिनेशन के बाद कनाडा में सख्ती से आवाज उठाई, उसके बाद आपने देखा न्यूक्लियर की कंट्रोवर्सी हुई, फिर और मामला होना शुरू हुए और आहिस्ता माता हक के बाद तो बुरी तरीके से एक्सपोज होते हुए नजर आए। इस हद तक के अमेरिकन प्रेसिडेंट उनको पब्लिकली ट्रोल करते हैं, पब्लिकली उनसे बात करते हैं। तो नरेंद्र मोदी का जो एक इमेज है वो बहुत तेजी से मुतासर हुआ। तो आप ये कह सकते हैं कि अपने आप को रेलिवेंट रखने के लिए कहीं ना कहीं अपनी इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए उन्होंने इस को इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस दे दी। हालांकि ना मोदी जी के मुल्क में उसकी पजीराई है और वो ही नीड्स टू रिमेम्बर कि उनके मुल्क में एक बड़ी तादाद में मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन है, उनकी राय इसराइल के हवाले से बड़ी क्लियर है। तो आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में उनका भी ख्याल करना है। और सिर्फ मुस्लिम सेंटिमेंट क्या, आप देखें कांग्रेस की इस हवाले से क्या राय है। तो एक ऐसे अटेम्प्ट किया गया है जिसमें आप ये देख सकते हैं कि अपने आप को बिना वजह इम्पोर्टेंट दिखाने की कोशिश है। जहाँ तक इसराइल का ताल्लुक है, इसराइल ने तो हर मामले को ऐसे दिखाना है कि उनके फोल्ड में लोग ज्यादा हो रहे हैं। ये भी देखें कि एक अनपॉपुलर वर्सेस अनपॉपुलर अलायंस है। नेतन्याहू है वो एक इस वक्त अनपॉपुलर सिचुएशन में अपने आप को पा रहे थे, खासतौर पर इलेक्शन से पहले। मोदी जी आफ्टर मार्का हक वैसे ही एक बहुत ही अनपॉपुलर लीडर बन चुके हैं। तो अनपॉपुलर वर्सेस अनपॉपुलर जब अलायंस होता है तो फिर आप इसी किस्म के मामला में इन्वॉल्व नजर आते हैं। अच्छा फरिया साहब, अभी तक जो है ना वो भारत की जानिब से खामोशी है इस मामले पर। वैसे तो वही मैटर नहीं करता कि अगर वो कोई भी स्टांस लेते हैं, इट डजंट मैटर, क्योंकि उनको पूरी दुनिया में कोई भी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता। लेकिन उनके ताल्लुकात ईरान के साथ अच्छे थे, तेल के मामलात को लेके अमेरिकन सैंक्शन से पहले तक। अब उन्होंने रिसेंट दौरा किया इसराइल का, तो लेकिन अब आप क्या समझती हैं कि भारत इस वक्त कहाँ खड़ा होगा, किसकी तरफ खड़ा होगा, और अगर वो कोई बात करता है तो वो किसके हक में बात करेगा? भारत को इस वक्त एक मसला है, यकीनन अपने आप को आइसोलेटेड पा रहे हैं। एंड ये बात भी इम्पोर्टेंट है जो अभी डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि मोदी जी को हमें माइनस भी करना पड़ेगा भारत के साथ, अगरचे वो प्राइम मिनिस्टर हैं भारत के। लेकिन भारत में भी ये सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग आती जा रही है कि उनकी पॉलिसीज भारत को तेजी से आइसोलेट कर रही हैं। लेकिन एक इवॉल्विंग सिचुएशन है, पूरी दुनिया इस जंग के दायरे में आ सकती है। मिडिल ईस्ट तो आ ही गया है। मिडिल ईस्ट में आप जहाँ जहाँ बात करें लोगों से, तो एक स्टेट ऑफ वॉर है वहाँ पे। फ्लाइट ऑपरेशन रिवैल्यूएट हो रहे हैं, लोगों को एडवाइजरी जारी की जा रही हैं। अबू धाबी हो, दुबई हो, बहरीन हो, जहाँ भी आप बात करें आपको सिचुएशन वहाँ पे इवॉल्विंग ही नजर आ रही है। तो जहाँ पे सायरन ईरान में बचे हैं वो पूरे मिडिल ईस्ट में खतरे के सायरन वैसे ही बज रहे हैं, लिटरली असल में सायरन बज रहे हैं।
तो ये एक सायरन की आवाज भारत तक भी आएगी और वहाँ पे भी उनको एट सम पॉइंट इसके अंदर अपना मौका देना पड़ेगा। लेकिन राइट नाउ ये मिडिल ईस्ट का मामला है और मिडिल ईस्ट की जो कुव्वतें हैं वो उसमें ज्यादा इन्वॉल्व आपको नजर आएंगी और मेन कोशिश यही होगी कि ये लंबा ना खींचे। अगरचे अब आप देखें तकरीबन सबके अंदर ये टैक्ट अंडरस्टैंडिंग आ गई है कि ये एक लंबी वॉर होने जा रही है। इस वक्त ये लग नहीं रहा कि ये बड़ी जल्दी खत्म हो जाएगी। जितनी तेजी से इसका फैलावा भी आया है उसके बाद तो अब ये लगता है कि ये एक लॉन्ग टर्म प्लान है और ईरान की कोशिश भी यही है। ईरान को सूट भी यही करता है जो कि अमेरिका को बिल्कुल सूट नहीं करता कि इस मामले को जितना वो फैला सकते हैं उसको लंबा ले जाए। जो जो दिन बढ़ते जाएंगे ईरान का प्रेशर कम होगा और अमेरिका के ऊपर प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इस वक्त बिल्कुल इवॉल्विंग सिचुएशन है। आपने देखा कि हर तरफ से पार्टी जराए एक्टिव है। हमारे फॉरेन ऑफिस को भी ईरान की तरफ से फोन आया, उनको भी इन्वॉल्व किया गया। इसी तरीके से ईरानी सफारतकार इस वक्त हर तरफ कॉल करा होगा और यकीनन भारत को भी कॉल करेगा। भारत बहरहाल एक इम्पोर्टेंट मूव है, लेकिन इस वक्त फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मामला मिडिल ईस्ट का नजर आ रहा है। अच्छा फिर साहब, जो टर्निंग पॉइंट मार्का हक के बाद ही हम कंसीडर करें, क्योंकि इससे पहले तो सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो गुड फ्रेंड ऑफ माइंड कहा कहते थे नरेंद्र मोदी को और दीगर ममालिक भी। लेकिन अब जिस तरह से आपने भी कहा कि आइसोलेट होता हो, बल्कि हो चुका है, पूरी दुनिया में इसकी कोई वक़्त नहीं रही, कोई इंपॉर्टेंस नहीं रही इनकी स्टेटमेंट की। अगर कोई मिलते भी हैं तो जस्ट वो पुरानी मुलाकातों की वजह से दोबारा मिल लेते हैं। तो टर्निंग पॉइंट आपके नज़दीक वही मार्का हक था, उसके बाद पूरी दुनिया का एतबार उठ गया भारत से? देखिए भारत, जैसे मैंने कहा कि फॉर द टाइम बीइंग अताब में जरूर आया है, लेकिन जो मसला हुआ है वो पॉलिसीज के टॉपल होने का हुआ है। 3 मामला में वो शदीद मुश्किलात में मुझे लगता है कि हैं और उनको जो अपनी पॉलिसी रिवर्स भी करनी है तो दे नीड टू रीइवैल्यूएट दैट। नंबर 1 उनकी जो हिंदुत्व पॉलिसी है वो किसी भी तरीके से सस्टेनेबल नहीं है। अगर तो उसको जोड़ा जाता है इजराइल की पॉलिसी के साथ भी, लेकिन हिंदुत्व पॉलिसी बीजेपी की बड़े अरसे तक रहने के बावजूद उस एक्सट्रीमिज्म पे नहीं थी जहाँ पे मोदी जी उसको लेके चले गए हैं। सो एक बड़ा अनरेस्ट है भारत के अंदर से उस हवाले से, और दुनिया में जब से ये आगाही हुई है तो वहाँ पे भी इस हवाले से अलार्म बेल्स बजना शुरू हो गई हैं। दूसरा मामला जो भारत ने अपना एक शाइनिंग भारत और ग्लोरियस इंडिया और इनविंसिबिलिटी के किया था, वो पहले तो गुलवान वैली के वाक़े के बाद बुरी तरीके से एक्सपोज हो गए। चाइना ने जो उनके साथ किया उसके बाद भारत नहीं होता था। पूरा एक तासुर बनाया था कश्मीर में नहते लोगों को दबा दबा कर, पाकिस्तान को फजूल में आंखें दिखा दिखा के आपने एक तासुर बनाया था कि हम कोई ग्लोबल रीजनल ताकत रखते हैं। लेकिन ताकत का इक्वेशन बिल्कुल टॉपल हुआ आफ्टर मार्का हक। उसमें आप अभियान फोर्सेस का शुक्रिया अदा करें, अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करें, भारत से बहुत ज्यादा झूठ बोलने का शुक्रिया अदा करें, लेकिन हकीकत यह है कि आफ्टर मार्का हक, आफ्टर मई लास्ट ईयर, पावर इक्वेशन इन साउथ एशिया वाज टोटली चेंज। उस नई इक्वेशन में भारत को समझ नहीं आई है कि वो अपने आप को कहाँ पर प्लेस करे। झूठ बोल के करेंगे तो झूठ तो एक्सपोज हो चुका है। जो एक तासुर बनाया गया था अमेरिका के लिए कि हम आपकी प्रॉक्सी का काम करेंगे चाइना के खिलाफ, वो आप कर ही नहीं सके हैं। फिर रशिया के हवाले से उनके ऊपर बहुत प्रेशर है, उस प्रेशर को वो कब तक आपको नजर आ रहा है कि सस्टेन नहीं कर सकते हैं। तो बीच में आप देखें जैसे उन्होंने तालिबान को बहुत ज्यादा पजीराई दे दी, बीच में ये इजराइल का मामला आ गया है। तो वो यही मामला है कि आप टामक तो यहाँ मारते हुए फिर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही है कि कहाँ से रीवैल्यूएट करें, कहाँ से इसको दोबारा से रीडिफाइन करें और मामला को ठीक करें। मैं आपको प्रवीण चौने की जो उन्होंने एक्स पे लिखा है वो बता देती हूँ। प्रवीण चौने अगेन वी हैव टू कीप दिस इन माइंड कि वो मोदी जी की रिजीम की क्रिटिकल है और बार बार हाईलाइट करते रहते हैं जो भारत की गलत पॉलिसीज हैं। उन्होंने ये बात क्लियरली कही है कि जो ये जंग है ये इस रीजन तक रहेगी नहीं। जो ये समझ रहा है गलत समझ रहा है, इस रीजन से बाहर निकलेगी। जो सीरियस ग्लोबल जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस हैं वो आपको अभी से नजर आ रही हैं। सो ये समझना कि यूक्रेन वॉर की तरह कंटेन हो जाएगी, वैसे नहीं होने जा रहा। यहाँ पे यूएस मिलिट्री डायरेक्टली इन्वॉल्व है, जो कि बहुत ज्यादा एक इस सिचुएशन को फर्क बनाती है। और ये भी देखना पड़ेगा कि इसका जो मिलिट्री इम्पैक्ट है वो रीजन में कहाँ कहाँ तक जाएगा। ग्लोबल इम्पैक्ट तो वो कह रहे हैं कि आपको फील होना ही होना है, लेकिन मिलिट्री इम्पैक्ट क्या होगा? इसका ग्लोबल इम्पैक्ट अकॉर्डिंग टू प्रवीण शॉ ने यूएस के फेवर में है, क्योंकि जो दुनिया है वो मल्टीपोलर है।
और उसमें अमेरिका की ये चीज में एक बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है, मतलब इट्स अ मेन फोर्स। तो इस वक्त आपको वो वहां पे नजर आ रहा है। लेकिन अगेन जैसे एनालिस्ट कह रहे हैं कि जो अगर ये लंबा इम्पैक्ट जाता है, अमेरिका को क्या सूट करता है? हम जानते हैं अमेरिका इतना होल हार्टेडली वॉर के लिए तैयार भी नहीं था। अमेरिका के ऊपर जो थ्योरी जाती है कि जी एफस्टीन फाइल्स का प्रेशर था, लॉबीज का प्रेशर था, दीगर जिसमें भी था, उन्होंने अगरचे उनको गाइड भी किया गया कि लेट्स नॉट गेट इनटू दिस, वो फिर भी इसमें इन्वॉल्व हुए हैं। मगर उनके जहन में होगा कि जल्दी से अपने टारगेटेड असैसिनेशन या अपने टारगेटेड ऑब्जेक्टिव्स को वो अचीव करें, एक रिजीम चेंज हो ईरान में, प्रेशर के अंदर डायलॉग में वो बातें मनवा लें जो वो अभी मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है ईरान, और इधर से निकल जाए। लेकिन ईरान को इससे बिल्कुल ऑपोजिट सूट करता है कि जितना मामला लंबा खिंचेगा, लॉन्ग टर्म में जाएगा, जैसे कि खुद अमेरिकन थिंक टैंक ने कहा, अमेरिकन जर्नल्स ने कहा, उतना ही उसको कंटेन करना मुश्किल होता चला जाएगा, उतना ही प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। एंड ये भी मत भूलें कि अमेरिका में भी मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं, एंड देन डोनाल्ड ट्रंप का तो पूरा जो पीस नोबेल प्राइज का एक ख्वाहिश है, एक ड्रीम है, वो अपने आप को पूरा बावर करा रहे हैं कि मैं एक नो वॉर प्रेसिडेंट हूँ। तो अब वो कहाँ से ईरान वॉर को जस्टिफाई करेंगे? ये कुछ दिनों में अभी ऑलरेडी बच्चियों के स्कूल के ऊपर अटैक की खबरें आ रही हैं, बच्चों के स्कूल बंद होने की खबरें आ रही हैं, सिविलियन की जो लिबर्टीज हैं वो कर्टेल होने की खबरें आ रही हैं, इंटरनेट बंद होने की खबरें आ रही हैं, एयर स्पेस बंद होने की खबरें आ रही हैं। ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन की जब प्रेशर बढ़ना शुरू होगा, और यूरोप और अमेरिका में इसका बहुत प्रेशर होता है, तो आहिस्ता आहिस्ता ये तमाम जो पावर डायनेमिक है ये तब्दील होती हुई नजर आएगी। बहुत शुक्रिया फ़रिया अदरीस साहब हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर साहब आप कीमती वक्त दे रहे थे, आपका भी शुक्रिया।